नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। NSUI छात्र संघ चुनाव न कराने से हुए नाराज, फूका उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला। सच को दिखाने पर पत्रकार के घर पर हुआ हमला, आप नेता के खिलाफ कोई भी खबर लगाने पर दी जान से मारने की धमकी। असामाजिक तत्वों द्वारा एक गरीब की दुकान को पहुंचाया गया नुकसान। छात्राओं को गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ न मिल पाने और क्रमिक आंदोलन को लेकर आपने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। 49.50 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण के लिए 3 नहरें होंगी कवर, रामनगर यातायात के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और राजभवन के प्रांगण में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मार्च में घोषणा के बाद सिंचाई विभाग रामनगर ने यातायात के दबाव को कम करने के लिए 3 नहरों को कवर करते हुए रोड चौड़ीकरण करने का 49.50 करोड़ का बजट बनाकर सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि रामनगर में बढ़ते वाहनों के दबाव को कम करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का मार्च में रामनगर में दौरा था। उस वक्त क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट की मांग पर रामनगर की मंगलार रोड, तेलीपुरा रोड और रामनगर से चोरपानी नहर को कवर करते हुए उसमें सड़क निर्माण कर चौड़ीकरण की घोषणा की थी। वहीं बता दें कि घोषणाओं को अमल में लाते हुए सिंचाई विभाग ने तीनों योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तैयारियां शुरू की, जिसके बाद एक सर्वे हुआ। सर्वे करने के बाद अब इसका बजट का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। बजट आते ही इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रामनगर की नहरों को कवर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब मार्च में यहाँ पे आए थे, तब उन्होंने एक घोषणा करी थी कि जाम से निजात दिलाने के लिए रामनगर को यहाँ की नहरों को कवर करके रोड चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। तो उसके क्रम में माननीय विधायक जी के निर्देशन में हमने यहाँ 3 नहरों को अपने कवर करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जो लगभग 49.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत 3 नहरें रामनगर की मुख्य नहरें, जिसमें रामनगर नहर जो कॉर्बेट किंगडम से लेकर चोरपानी चक्की होते हुए कानिया रोड पर मिलेगी, इसका प्रस्ताव है। एक हमारी जस्साकांजा नहर है जिसकी लंबाई 900 मीटर है, इसको हमने कवरिंग करके रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार किया है। और एक चिल्किया नहर है जिसकी लंबाई 500 मीटर में हमने नहर कवर करके रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह एक समग्र क्रांति थी। स्वतंत्रता संग्राम की बहुत सारी घटनाएं इतिहास में दर्ज नहीं हो पाई, क्योंकि अंग्रेज ने इस क्रांति को एक सैनिक विद्रोह के रूप में दर्ज कराने का प्रयास किया। ये बातें चमन लाल महाविद्यालय लंडोरा में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम दिन मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर कुमार रत्नम ने कही। उन्होंने बताया कि हमारे इतिहास के पूर्ण निर्माण की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें पश्चिमी इतिहासकारों के आकर्षण से बचकर लोकल और रीजनल स्तर पर प्राप्त प्रमाणों की सहायता लेनी होगी। अपने संबोधन में प्रोफेसर रत्नम ने क्षेत्रीय स्तर पर भारतीयों द्वारा किए गए आंदोलनों की चर्चा की, जिनका जिक्र सामान्य रूप में इतिहास में नहीं किया गया। देखिए, इस समय आपको पता है कि भारत अपनी 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ को मना रहा है अमृत महोत्सव के रूप में, और उसी अनुक्रम में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद समग्र देश में अनेकों इस प्रकार की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सेमिनार कर रही है अपने वित्तीय पोषण में। उसमें से एक का यहाँ पर आज आयोजन हुआ। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं और विषय आ रहा है निकल कर कि भारतीय स्वतंत्रता का जो समग्र इतिहास है उस पर एक मंथन करने की आवश्यकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में 1857 की इस महत्वपूर्ण क्रांति को एक विद्रोह के रूप में स्थापित किया या सैनिक क्रांति कहा, लेकिन वास्तविकता में यह एक जन क्रांति के साथ साथ एक स्वतंत्रता की लिए संघर्ष का एक कहना चाहिए शुरुआत भी कह सकते हैं। इससे पूर्व में भी हुए बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए कई सारे, लेकिन 1857 में जिस प्रकार से समग्रता के साथ जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने एक धर्मांतरण के नाम पर भारत में ईसाई धर्म ग्रहण करने वालों को संपत्ति उत्तराधिकार दिया, उसका भी एक आक्रोश था। ऐसे अनेकों विषय हैं जो 1857 की क्रांति से अनछुए हैं और वो प्रकाश में नहीं आ सके हैं।
इस क्रांति का यही पुनीत देह है कि ऐसे व्यक्तित्व जो कि जिन्होंने अपना बलिदान दिया, लाखों लोग मारे गए और वो प्रकाश में नहीं आया। कुछ लोगों को ही चिन्हित करके मान लिया कि 1857 की क्रांति उनके द्वारा हुई, और वे कौन से कारण थे, जैसे हम एक सुअर या गाय की गोश्त से जुड़े हुए कारतूस का विषय बताए, लेकिन उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि थी आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, जिसमें कि मिशनरियों का उद्देश्य, उसके प्रति जो जन आक्रोश था लोगों में, ऐसे अनेकों विषयों पर इसमें चर्चा होगी। और आज इसका एक उद्घाटन सत्र था। अब तकनीकी सत्रों में विभिन्न विद्वान ऐसे अनेकों पक्षों को छुएंगे। तो मैं मानता हूँ कि ये एक अकादमिक यज्ञ है, और इसमें से जो मंथन होगा बौद्धिक, उसमें से निश्चित रूप से जो अमृत निकलेगा वो राष्ट्र के लिए उपादेय होगा और एक दिशा निर्धारित करने वाला होगा। जो आज यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, ये 1857 की जो जनक्रांति थी उसके अनछुए पहलू, यानी कि ऐसी घटनाएं, ऐसे नायक, ऐसे ग्राम जिनकी बहुत बड़ी शहादत इस घटना में हुई, लेकिन उनको इतिहास में नहीं वो आ पाई, दर्ज नहीं हो पाई वो घटनाएं, उनको उजागर करना, उनको आम समाज के सामने लाना, आम जनता की 1857 की जनक्रांति में क्या सहभागिता थी उसको प्रकाश में लाना जो है इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य है। अभी तक जो है, देखिए, मेरा जो अपना रिसर्च है उसका फोकस जो है ज़्यादा जो ऊपरी दोआब जिसे हम कहते हैं, गंगा जमुना का दोआब, इस विषय पर रहा है, इस क्षेत्र पर रहा है। तो इसमें जो 1857 की जो शुरुआत हुई वो मेरठ से हुई 10 मई को। तो उसमें एक नायक था धन सिंह कोतवाल, जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते थे, और इस विषय पर मैंने शोध किया सन 2000 में पहली बार जो है। तो तब ये चीज़ प्रकाश में आई, और उसके बाद में आज जिस कोतवाली में वो कोतवाल थे वहाँ उनका पत्थर लगाया गया है, उनका इतिहास लिखा गया है, और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी थे उन्होंने उसका अनावरण किया था। इसी प्रकार से मेरठ के पास में जो शाहमल सिंह थे, बाबा शाहमल सिंह, बागपत एरिया के, उनके विषय में लिखा गया। और राव कदम सिंह थे आपके भैंसुमा क्षेत्र के, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के, उनके विषय में लिखा गया। और नवल सिंह थे आपके अकलपुरा के थे, तो उनके विषय में लिखा गया। एक उमराव सिंह भाटी थे दादरी क्षेत्र के, उनके साथ में उन्होंने बुलंदशहर जेल को तोड़ा था, 20,000 लोग उनके साथ थे। ये 21 मई 1857 की घटना है, और 31 मई को उनके नेतृत्व में सिकंदराबाद पे हमला किया गया, उसमें 30,000 लोग जो है उनके साथ में थे। तो इन घटनाओं को जो है प्रकाश में लाया गया इस क्षेत्र की ना। देखिए, आम जनता को मेरा यही संदेश है कि वो अपने इतिहास के विषय में जाने, विशेषकर जो 1857 की जनक्रांति है इसके विषय में पढ़ें। जैसे हम आज़ादी की लड़ाई की बात करें कि तो उसमें हम देखते हैं कि बड़े बड़े नायकों तक जो है वो सिमट के रह जाती है। लोग जो है महात्मा गांधी को जानते हैं और बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं, लेकिन 1857 की जनक्रांति इतनी व्यापक थी कि उसमें बहुत बड़ी आम जन की सहभागिता हुई। बहुत सारे लोग लड़े, बहुत सारे समुदायों के लोग लड़े, शहर के लोग लड़े, गांव के लोग लड़े, मजदूर, किसान, राजे, महाराजे, जमींदार सभी लड़े, आम सैनिक लड़ा। तो उसमें अगर हम उसको प्रकाश में लाते हैं तो उससे आम जनता के मन में एक जिम्मेदारी का भाव आएगा कि भाई हम उस देश के नागरिक हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया था, अपनी शहादत दी थी। तो इसको जो है, इसका जो इतिहास है सरोवर नगरी नैनीताल में आए दिन प्रशासन और पालिका टीम द्वारा पंत पार्क में अवैध रूप से और निर्धारित समय से पहले फड़ों को लगाने को लेकर यहां हर दिन प्रशासन और व्यवसायी की नोकझोंक देखने को मिलती है, जिस पर कई फड़ लगाने वालों को प्रशासन का कोपभाजन होना पड़ता है। इसी को लेकर अब नेशनल हॉकर फेडरेशन ने कमान अपने हाथ में लेकर न्याय दिलाने की बात यहां के फड़वासियों से की। नेशनल हॉकर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शक्तिमान घोष ने कारोबारियों के साथ बैठक कर संगठन की आगामी रणनीतियों पर चर्चा की। इसीलिए आया हुआ इस मीटिंग रखा हूँ, जो जिस तरीका से पार्लियामेंट की 2014 को कानून को कुचल रहे यह प्रशासन, उनका खिलाफ कानूनी अधिकार देने के लिए इस अन्याय के खिलाफ उसके सामान को लूट कर रहे, लूट करके तोड़ के बेचते रहे, आग जला रहे, जो कानून के खिलाफ है। इस 2014 की कानून पार्लियामेंट से पास हुआ, उस कानून को अमल ना करते हुए ये काम कर रहे। हाई कोर्ट में भी जो आदेश दिया है, और ये जो काम कर रहे म्यूनिसिपैलिटी, ये पूरा काम
कानून के खिलाफ, इसीलिए हम उस आदेश को भी चैलेंज करने के लिए आएंगे। हम चैलेंज करेंगे जिस तरीका से सामान को लूट कर रहे उसका खिलाफ हम चैलेंज करेंगे। जो ये जो आदेश है ये कानून के खिलाफ है। कानून बोल रहे जो जहां बैठा है सबको सर्वे करने पड़ेगा, सबका हाथ में वेंडिंग सर्टिफिकेट देने पड़ेगा। इसका बाद निर्वाचित टाउन वेंडिंग कमेटी आएगा, वो आके शहर में कहाँ हॉकर बैठेंगे, कहाँ नहीं बैठेंगे, कहाँ टाइमली बैठेंगे, वो सिद्धांत करेंगे। इसका आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा बूथ में जाकर चुनाव में प्रयोग होने वाली मशीनों की जानकारी मतदाताओं को दी जा रही है। निर्वाचन आयोग के मास्टर ट्रेनर अतुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 2022 के चुनाव में 3 मशीनों के जरिए मतदान होगा, जिसमें पहली मशीन कंट्रोल यूनिट, दूसरी बैलेट यूनिट, तीसरी वीवीपैट मशीन 2022 के चुनावों में नई प्रयुक्त की है। वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेन को चुनाव में प्रयुक्त करने के पीछे आगामी चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता आ सके, इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वीवीपैट में मतदाता को अपने दिए गए प्रत्याशी का पर्चा 7 सेकंड के लिए दर्शित होगा, जिसके बाद पर्चा कटकर वीवीपैट से बाहर आ जाएगा। ये प्रक्रिया पुराने चुनावों में जो अटकलें मतदाता की ओर से गलत प्रत्याशी की वोट जाने के बारे में लगाई जाती थी, ये उन सब बातों का खंडन करके पसंदीदा उम्मीदवार को वोट जाने की पुष्टि करेगा। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जो हमें एक वैन मिली है, इसमें हमारा जो ईवीएम है, वीवीपैट है, रूट चार्ट के अनुसार हमारा हर गांव-गांव में जाके लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, ताकि सब लोग जो भी हमारे वोटर्स हैं इससे बहुत अच्छे से परिचित हो जाएं और अवेयर हो जाएं, किसी प्रकार की कोई भ्रांति इन लोगों में ना रहे। इसीलिए हमारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हरिद्वार चंडी पुल पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक गरीब की दुकान को नुकसान पहुंचाया गया, वहीं उसके साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित ने बताया कि आए दिन शराब पीकर दुकान के समीप स्थित मंदिर पर भी पत्थर फेंकते हैं और मूर्ति को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। लोहाघाट प्रभारी आप नेता राजेश बिष्ट के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना से वंचित छात्राओं ने और आप कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपा। आप नेता राजेश बिष्ट ने बताया कि कुछ दिन नंदा गौरा देवी कन्या धन से वंचित छात्राओं द्वारा रैली के माध्यम और मेरे द्वारा छात्राओं की मांग को लेकर एक ज्ञापन पत्र दिया गया था, लेकिन अब तक हमें उस पर किसी भी प्रकार का सकारात्मक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लगता है कि छात्राओं की मांग को लेकर सरकार अल्प निंद्रा में चली गई है और सरकार को छात्राओं के प्रति कोई चिंता न होना बेहद निराशाजनक है। सरकार द्वारा कन्या धन योजना के नाम पर 51,000 की राशि पर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर न दिए जाने पर इसमें सरकार के बड़े घोटाले की भी संभावना नजर आ रही है। उन्होंने ज्ञापन पत्र के माध्यम से ये भी निवेदन किया कि इसकी जाँच विजिलेंस डिपार्टमेंट से करवाई जाए, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि सरकार द्वारा 2016, 2017 और 2018 में छात्राओं को कन्या धन योजना से मिलने वाले लाभ से अब तक छात्राएं वंचित क्यों हैं। कलम पर खादी के गुंडों का हमला और खाकी बनी मूक दर्शक। जी हां, कलम के सिपाही द्वारा सच को दिखाने पर खादी के गुंडों द्वारा घर में घुसकर हमला कर दिया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचाना करते हुए मुकदमा भी दर्ज करा लेती है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर पुलिस खादी के दबाव में मूक दर्शक की भूमिका निभाने में अपनी वफादारी निभाने लगती है। यही वजह है कि घटना के घंटों बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाती और बेखौफ खादी की आड़ में पूरी वारदात का मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहा है। मामला काशीपुर के बांसफोर्ड चौकी क्षेत्र का है, जहां रहने वाले पत्रकार आरिफ खान के घर में उस वक्त 1 दर्जन से अधिक आपराधिक तत्व घुस गए जब आरिफ खान घर पर नहीं थे। उनके घर में उस वक्त भाई और मौसी मौजूद थे, जिनके द्वारा घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए धमकी दी गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि आप नेता यूनुस चौधरी के खिलाफ अगर कोई खबर लगाई गई तो जान से मार दिया जाएगा। वहीं वारदात के दौरान हल्ला मचाने पर भीड़ एकत्र हो गई, जिसके बाद आपराधिक तत्व घर के बाहर दुकान के लड़के के साथ मारपीट करने लगे और पत्रकार आरिफ खान को मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए, जो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई। वारदात के बाद सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने पूरी घटना की तफ्तीश की और तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। वहीं पत्रकार संगठन ने भी कोतवाली पहुंचकर पुलिस से तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन घटना के कई घंटों बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिससे पत्रकारों में रोष बना हुआ है। काशीपुर मीडिया सेंटर के सभी पत्रकार, हम जितने भी काशीपुर के समस्त पत्रकार हैं,
हम लोग एकजुट होकर आज एएसपी साहब और कोतवाली में मिले, कोतवाल साहब से। इसमें हमारी एक ही मांग है, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक हम लोग इस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और ख़ास करके जो दोषी जिन्होंने ये दुस्साहस किया, तो हमारे प्रदेश के जितने भी पत्रकार हैं सब लोग भी इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। और हम इन ऐसी घटनाओं की ऐसी निंदा करते हैं कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई किसी पत्रकार के साथ ना हो, और ऐसी सज़ा जो नियमानुसार जो आईपीसी के आधार पे जो धाराएं लगाई गई हैं और उसके अलावा जो भी जांच में निकल के आए, उस पे हमारा ये निवेदन है प्रशासन से, शासन से, कि वो इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे जो भी व्यक्ति जो भी पत्रकारों के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाते हैं और ऐसा दुस्साहस करते हैं, उनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ जाए, उन्हें ये आवश्यकता पड़े कि हमें ऐसा कार्य अगर हम करते हैं तो ये चौथे स्तंभ पर हमला है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार आरिफ खान के घर पे कल रात कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से हमला किया है, वो जान से मारने के लिए उनको आए थे। उसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये स्पष्ट भी होता है कि वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ही आए थे। लेकिन आरिफ खान उस वक्त क्योंकि घर पर मौजूद नहीं थे तो वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं जो उनके वाक़या थे, जो लोगों ने वहाँ पर धमकी देते हुए कहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक सफ़ेद पोश नेता है जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके संरक्षण में ये असामाजिक तत्व एकत्रित हुए थे और उनके द्वारा ये पूरा कृत्य किया गया है। अब इस पूरे मामले में फ़िलहाल हम लोगों ने एकत्रित होकर के यहाँ पर कोतवाली में तहरीर भी दे दी है, मुकदमा भी दर्ज करा लिया है। अब हम समस्त पत्रकार यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और यही नहीं, आने वाले 14 तारीख को जो केजरीवाल जी उत्तराखंड में यहाँ पर काशीपुर में आने वाले हैं, हम इस पूरे मामले में उनसे भी वार्ता करेंगे कि वो एक बात करते हैं कि हम स्वच्छ छवि के नेताओं को अपनी पार्टी में जगह देते हैं, तो क्या इस तरीके के स्वच्छ छवि के नेताओं को वो अपनी पार्टी में जगह देता है जो असामाजिक तत्वों को संरक्षण देते हैं? एक अपराधी तरीके का व्यक्ति है जो इस तरीके का नेता है, अगर ये इस तरीके की वो पार्टी को पनपाना चाहते हैं उत्तराखंड में, तो इसका भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है पत्रकार मिल करके कहीं ना कहीं कड़ा विरोध करेंगे। देखिए, कल साय की बात है, जो हमारा चौकी बासुडान क्षेत्र पड़ता है, थाना काशीपुर का, तो वहाँ पे आरिफ जी हैं, एक मीडिया से हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है उनके घर में घुसकर गाली गलौज की गई है और घर में तोड़फोड़ भी की गई है। तो इसके संबंध में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी, तो कल रात ही उस पर जो है अपराध पंजीकृत कर लिया गया था और उसकी विवेचना की जा रही है। और जैसे विवेचना के दौरान जैसे भी साक्ष्य आएंगे, उसके अनुसार जो है उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएससी छठवें सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा परिणामों को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा परीक्षा परिणाम में अनियमितताएं बरती गई है। इसी को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने कोटद्वार के महाविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु बोखंडी ने कहा, जो परीक्षा परिणाम आए हैं उन परिणामों में 70% बच्चों को फेल किया गया है। छात्रों का कहना है कि ओएमआर शीट जब उन्होंने घर जाकर रीचेक किया तो वह सब पास थे। कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों पर अनावश्यक रूप में बैक लगाई जा रही है। हमारी कॉलेज प्रशासन से मांग है कि प्रशासन द्वारा जो भी अनियमितताएं बरती गई है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, नहीं तो छात्र संघ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेगा। अभी बीते हफ्ते शुक्रवार को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा ये बीएससी 6th सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें कि रिजल्ट में 70% छात्रों को फेल किया गया है। परीक्षा जो थी वो बच्चे बता रहे हैं कि 50 प्रश्न दिए गए थे, 2 नंबर प्रत्येक प्रश्न का था, लेकिन जो मार्किंग की गई वो 80 नंबर में से की गई है। छात्रों को बहुत अधिक मात्रा में फेल किया गया है, जबकि बच्चों का मानना है कि ओएमआर शीट के तहत उन्होंने घर में जाके कॉपियाँ अपने तो पेपर उसे रिचेक करा था उन्होंने घर में जाके, तो वो सब पास थे। दूसरी बात, विश्वविद्यालय द्वारा अनावश्यक छात्रों की बैक लगवाई जा रही है और परीक्षा परिणामों में बहुत अधिक त्रुटि है। ग्रैंड टोटल उनका पूरा गलत है। 6th सेमेस्टर, क्योंकि अंतिम सेमेस्टर उनका इस समय है और उन्होंने अब अगले बार इसमें अगर उनका परीक्षा परिणाम गलत होता है तो उनका भविष्य खतरे में है। उन्हें पीजी में भी एडमिशन लेना था, एमएससी में। हमने इस मामले में कई जगह बात कर ली है, धन सिंह रावत जी से हमने बात करी, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उसके बाद हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से भी हमने फ़ोन के माध्यम से मैंने बात करी थी, लेकिन उन्होंने भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। इसलिए आज ये महाविद्यालय कोटद्वार में छात्रों ने मिलकर के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का पुतला दहन किया और संभवतः अगले अगर
प्रशासन नहीं मानता है हमारी बात को, तो हम बहुत ही जल्द महाविद्यालय को बंद करेंगे। हड़ताल कॉलेज के अंदर होगी और आवश्यकता पड़ने पर मैं स्वयं छात्र संघ अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार हूँ इन छात्रों के लिए। और हम किसी भी तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खेलने नहीं दिया जाएगा। और NSUI इसमें अगर अब आगे आती है तो आप निश्चित मानिए कि ये छात्रों का परीक्षा परिणाम सही होकर के ही वापस आएगा। गंगोली हाट में मडक नाली से सुरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर चल रहा आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी है। अनशन स्थल पर ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं गंगोली हाट के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस के शासनकाल में 2016 में यह सड़क स्वीकृत हो गई थी, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही सड़क को ठंडे बस्ते में डाल दिया और सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए आमरण अनशन में बैठना पड़ रहा है। 2016 में सुरखाल पाठक वाली सड़क स्वीकृत हो गई थी, लेकिन तब से 2017 में जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से आज तक उन्होंने उसकी सुध नहीं ली, जबकि आज तक सड़क कट जानी चाहिए थी। यदि लोगों को अपनी सुविधाएं चाहेंगे तो लोग आंदोलन अनिवार्य रूप से करेंगे। हम वहाँ के लोगों को कल भी हम धरना स्थल पर गए थे, हमने विश्वास दिलाया है कि 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सर्वप्रथम हम मड़क नाली सुरखाल मोटर मार्ग को बनाएंगे। बाजपुर के बन्नाखेड़ा चौकी क्षेत्र में कोसी नदी के प्रधान घाट पर अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग एकत्र हो गए, जहां लोगों ने दोनों को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बता दें कि बाजपुर में कोसी नदी के प्रधान घाट पर गुरदीप और हरदीप बाइक से बाजपुर की ओर जा रहे थे कि सामने से आ रही अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार हरदीप की मौके पर मौत हो गई, जबकि गुरदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बन्नाखेड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली को भी कब्जे में ले लिया है। इस दौरान परिजनों ने पुलिस के खिलाफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर आने के बाद अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बन्नाखेड़ा क्षेत्र का मामला है। इसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से 2 बाइक सवार थे उसमें से एक की मौत हो गई है और एक घायल है। दोनों को ही मौके पर चौकी इंचार्ज द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से एक को ब्रॉड डेड और एक के उपचार किया जा रहा है। जिनकी मृत्यु हुई है पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और तहरीर आने पर सुसंगत धाराओं में उसको कार्रवाई की जाएगी। उसी ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज़ किया गया है। वो एक्चुअली चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा था उस वक्त और चौकी इंचार्ज द्वारा उसको सीज़ भी किया गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उप जिलाधिकारी द्वारा राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी को सामान्य निर्वाचन 2022 के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। विधानसभा कोटद्वार, विधानसभा लैंसडाउन और विधानसभा यमकेश्वर, इन तीनों विधानसभाओं के जनरल मजिस्ट्रेट को ट्रेनिंग दी गई। साथ ही EVM मशीन के बारे में सामान्य जानकारी दी गई। इसके साथ सेमोस्टिक वैन को भी यहाँ लगाया गया है। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।